जय माँ सरस्वती जी सदा सहाय। आज मैं बेनेडेत्तो क्रोचे के बारे में चर्चा करना चाहूँगी। संक्षिप्त चर्चा है। सन 1866 से 66 से 1952 तक 52 ईस्वी तक बेनेडेत्तो क्रोचे आधुनिक युग के प्रसिद्ध दार्शनिक थे। इटली के सभ्य समाज में उनका बड़ा सम्मान था। सन 1920-21 में वे वहाँ के शिक्षा मंत्री भी रहे थे। उन्होंने इतिहास के स्वरूप, सौंदर्य शास्त्र, मार्क्सवादी अर्थव्यवस्था, आत्मदर्शन आदि अनेक विषयों का अपने विशेष सिद्धांतों के आलोक में गंभीर विवेचन किया है। सन 1903 में उन्होंने एक आलोचना पत्रिका का भी प्रकाशन किया, जिसमें इतालवी साहित्य के अनेक पक्षों की समीक्षा रहती थी। क्रोचे मूलतः आत्मवादी दार्शनिक थे। उन्होंने आधुनिक युग के भौतिकवाद के विरुद्ध अपने ढंग से आत्मा की अंतःसत्ता की प्रतिष्ठा की है। काव्यशास्त्र उनका विषय नहीं था। उन्होंने तो आत्मा की एक विशिष्ट क्रिया के रूप में सौंदर्य के सिद्धांत की विवेचना की है, किंतु उनके सौंदर्य सिद्धांत के प्रभाव ने कला और साहित्य के सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक दोनों क्षेत्रों में इतना व्यापक रूप धारण कर लिया कि उनके दर्शन की अपेक्षा सौंदर्य शास्त्र का ही प्रचार और प्रसार अधिक हुआ। उनके अनुसार आत्मा की दो क्रियाएं हैं, एक विचारात्मक, दूसरा व्यवहारात्मक। जो विचारात्मक क्रिया है या उसके ज्ञान के मतलब दो रूप हैं। कुल मिला के जैसे विचारात्मक और व्यवहारात्मक हुआ तो ज्ञान के दो रूप हुए। पहला ज्ञान स्वयं प्रकाश्य होता है, हम भारतीय काव्यशास्त्र में भी पढ़े थे, अथवा प्रमेय कल्पना द्वारा प्राप्त ज्ञान, अथवा प्रमा बुद्धि द्वारा प्राप्त ज्ञान, अथवा व्यष्टि विशेष का ज्ञान, व्यक्ति विशेष का ज्ञान, अथवा समष्टि अर्थात सामान्य का ज्ञान, विशिष्ट वस्तुओं का ज्ञान अथवा उनके परस्पर संबंध का ज्ञान। वास्तव में ज्ञान या तो बिंब का उत्पादक होता है या धारणा का। ये तो हो गया विचारात्मक। ज्ञान के जो दो रूप हैं, ज्ञान स्वयं प्रकाश से होगा। फिर व्यवहारात्मक क्रिया के बारे में जब चर्चा होती तो उसका आधार है संकल्प, जिसका फल ज्ञान में नहीं वरन कर्म में प्रकट होता है। एक विचार में आता है, दूसरा कर्म में आता है। एक विचारात्मक होता जो धारणा होती है, होता है बिंब धारणा होती है हमारी, बिंब है। अब व्यवहारात्मक हमारे कर्म में दिखाई पड़ता है। तो उसका आधार है कि हम संकल्प करें, जिसका फल ज्ञान में नहीं हमारे कर्म में प्रकट होता है। तो व्यवहारात्मक क्रिया के भी दो भेद हैं, एक आर्थिक अर्थात सांसारिक योगक्षेम से संबद्ध और दूसरा है नैतिक अर्थात सत्य असत से संबद्ध। विचार और व्यवहार में संगीत की स्थापना करते हुए क्रोचे ने आर्थिक क्रिया को व्यवहार का सौंदर्य शास्त्र और नैतिक क्रिया को उसका तर्क शास्त्र कहा है। तो जो आर्थिक है, कला का संबंध ज्ञान के प्रथम भेद से है अर्थात स्वयं प्रकाश ज्ञान से है, और इसी को सहजानुभूति भी कहा जाता है। जो विचारात्मक है, जो पहले स्वयं प्रकाश ज्ञान है, उसी को कहा जाता है सहजानुभूति, जो सहज में अनुभूति हो। सहजायते इति सहजा। कला क्रोचे के मत से सहजानुभूति ही है, और सहजानुभूति पदार्थ बोध से भिन्न है। पदार्थ बोध के लिए पदार्थ की स्थिति अनिवार्य है, किंतु सहजानुभूति उसके अभाव में भी होती है। उसके लिए वास्तविक और संभाव्य में भेद नहीं है। सहजानुभूति जो होती है संवेदन से भी भिन्न है। सहजानुभूति जो है वो संवेदन से भी भिन्न है। संवेदन एक प्रकार का अरूप स्पंदन है, एक ऐसा स्पंदन है जो दिखता नहीं। आत्मा इसका अनुभव तो करती है पर इसे अभिव्यक्त नहीं कर सकती। यह एक प्रकार का अमूर्त विषय है जो जड़ है, निष्क्रिय है। इसका केवल इतना ही महत्व है कि इसके आधार पर सहजानुभूतियों में परस्पर भेद हो जाता है, किंतु सहजानुभूति अनिवार्यतः अभिव्यंजना रूप ही होती है, इसलिए अभिव्यंजना से अभिन्न है। प्रत्येक सच्ची सहजानुभूति अभिव्यंजना भी होती है। जो अभिव्यंजना में मूर्त नहीं होती वह सहजानुभूति न होकर संवेदन मात्र है। आत्मा
निर्माण, सृजन तथा अभिव्यक्ति के रूप में ही सहजानुभूति करती है। मुख्यतया सहजानुभूतिमय ज्ञान अभिव्यंजनात्मक होता है। वह बौद्धिक क्रिया से स्वतंत्र, वास्तव, अवास्तव तथा देश काल के बोध से एकदम निरपेक्ष होता है। सहजानुभूति प्रकृत अनुभूति से, संवेदन की तरंगों से अथवा चेतना के विषय से अपने रूप के कारण भिन्न है और यह रूप ही अभिव्यंजना है। इसलिए सहजानुभूति का अर्थ है अभिव्यक्ति, केवल अभिव्यक्ति, ना कम ना अधिक, यही कला है। सहजानुभूत जो ज्ञान है उसे प्रातिभ ज्ञान भी कह सकते हैं। ज्ञान के दो रूप होते हैं ना, सहजानुभूत ज्ञान अथवा तर्कमूलक ज्ञान, कल्पना के द्वारा उपलब्ध ज्ञान अथवा बुद्धि के द्वारा उपलब्ध ज्ञान, वैयष्टिक ज्ञान अथवा सार्वत्रिक ज्ञान, वह ज्ञान जो वस्तुओं की इकाई से संपृक्त है अथवा वह जो वस्तुओं के परस्पर संबंधों से संपृक्त है। वस्तुतः ज्ञान या तो बिंबों या अवधारणाओं को उत्पन्न करता है। बौद्धिक ज्ञान से इसकी स्वतंत्रता भी है। पहली बात जो हमें अपने मस्तिष्क में अच्छी तरह बैठा लेनी चाहिए वह यह है कि सहजानुभूत ज्ञान को किसी स्वामी, किसी बौद्धिक ज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसे किसी का सहारा नहीं चाहिए। उसके लिए यह आवश्यक नहीं कि वह दूसरे की आंखें उधार ले, कारण उसकी आंखें स्वयं काफ़ी तेज हैं। इसमें अवधारणाएं सहजानुभूति के साथ घुली मिली हो सकती हैं, किंतु ऐसी सहजानुभूतियां भी होती हैं जिनमें इस प्रकार का सम्मिश्रण नहीं होता। इससे यह सिद्ध है कि यह सम्मिश्रण आवश्यक नहीं। चित्रकार के द्वारा चांदनी रात का चित्रण, किसी मानचितेरे द्वारा खींची हुई ग्राम्य दृश्य की रूपरेखा, संगीत की कोमल अथवा ओजपूर्ण अभिप्रेरणा, उच्छ्वासपूर्ण गीत के शब्द अथवा वे वस्तुएं जिन्हें साधारणतः हम अपने जीवन में चाहते हैं, जिन पर हम अपना अधिकार जमाते हैं, रखते हैं और जिनके न होने पर हम दुखी होते हैं, ये सब ऐसे सहजानुभूत तथ्य हो सकते हैं जिनमें बुद्धि का मिश्रण न हो। अब इन दृष्टांतों के संबंध में हम चाहें तो यह सोच सकते हैं या मान सकते हैं कि सभ्य मनुष्य की सहजानुभूतियों का एक बहुत बड़ा अंश अवधारणाओं से युक्त होता है, तो भी एक अत्यधिक महत्वपूर्ण और विचारणीय बात शेष रह जाती है। जो अवधारणाएं सहजानुभूतियों में घुल मिल जाती हैं, उनमें अंतर्भूत हो जाती हैं, वे फिर अवधारणाएं रह ही नहीं जाती यदि उनका सम्मिश्रण यथार्थ है। कारण यह है कि उनकी स्वतंत्रता, स्वायत्तता जाती रहती है। किसी समय वे अवधारणाएं थीं, किंतु अब वे क्या हैं? सहजानुभूति के साधारण तत्व मात्र हैं। त्रासदी अथवा कॉमेडी के, ट्रेजेडी अथवा कॉमेडी के किसी पात्र के मुख से यदि दार्शनिक सूत्रों का कथन कराया जाए तो वहाँ वे सूत्र अवधारणाओं का कार्य नहीं करते, किंतु वे उस पात्र की विशेषताओं को व्यक्त करते हैं। जैसे किसी एक व्यक्ति का मुंह छवि चित्र में लाल रंग से रंगा हुआ है, किंतु वह लाल रंग वहाँ भौतिक शास्त्र वेत्ताओं के रंग को सूचित नहीं करता। वह तो छवि चित्र का विशेष तत्व है। पूर्ण से ही अंशों का गुण निर्धारण होता है। एक कलाकृति दार्शनिक अवधारणाओं से परिपूर्ण हो सकती है। दार्शनिक ग्रंथ में ये अवधारणाएं जितनी गंभीर होती हैं, उनसे भी अधिक गंभीर वे कलाकृति में हो सकती हैं, और दार्शनिक ग्रंथ वर्णनों और सहजानुभूतियों से ओतप्रोत हो सकता है, किंतु अवधारणाओं, विचारणाओं के बावजूद भी कलाकृति की सहजानुभूति ही है, और सहजानुभूति के होते हुए भी दार्शनिक कृति में प्रभाव की समग्रता अवधारणाओं के कारण है। एक वैज्ञानिक कृति और एक कृति में, कलाकृति में, और एक बौद्धिक तत्व अर्थात विचार में, और एक सहजानुभूति अपने अनुभव तथ्य में अंतर प्रभाव की समग्रता पर निर्भर करता है। इन कृतियों के विभिन्न अंगों को यही प्रभाव समग्रता निर्दिष्ट और नियमित करती है। इन अंगों पर समग्रता से विलग पृथक पृथक विचार नहीं किया जा सकता। स्मृति हमेशा सकारण होगी। सहजानुभूति और प्रत्यक्षीकरण के बारे में जब चर्चा की जाती है तो अवधारणा से परे सहजानुभूति की स्वतंत्रता को स्वीकार कर लेने से ही सहजानुभूति का वास्तविक और यथार्थ ज्ञान नहीं हो जाता। जो लोग इस तथ्य को स्वीकार करते हैं अथवा जो कम से कम व्यक्त रूप में सहजानुभूति को बुद्धि के आश्रित नहीं मानते, वे भी एक भूल कर जाते हैं। वे सहजानुभूति की यथार्थ प्रकृति पर आवरण डाल देते हैं, उसे अस्पष्ट कर देते हैं। सहजानुभूति से प्रायः प्रत्यक्षीकरण का अर्थ लिया जाता है अथवा उससे वास्तविक सत्ता के ज्ञान का बोध माना जाता है, वस्तु का यथार्थ के रूप में बोध। निस्संदेह प्रत्यक्षीकरण सहजानुभूति है।
लेखक आलोचक जिस कमरे में बैठकर लिख रहा है वो खुद कहता है कि जो दावात और कागज मेरे सामने हैं, जिस कलम का मैं प्रयोग कर रहा हूँ, जिन वस्तुओं का मैं स्पर्श करता हूँ और जिन्हें मैं अपना माध्यम बनाकर प्रयोग में लाता हूँ, वे सब सहजानुभूतियाँ हैं। किंतु वह प्रतिभा जो प्रातिभ ज्ञान है, जो इस समय मेरे मस्तिष्क में घूम रही है, मैं दूसरे कमरे में हूँ, दूसरे नगर में हूँ, मसी कागज कलम भिन्न है, यह भी सहजानुभूति है। अब इसका अर्थ यह हुआ कि यथार्थ और अयथार्थ का अंतर गौण है। यह सहजानुभूति की वास्तविक प्रकृति के बहिर्गत है। यदि हम एक ऐसे मानव मन की कल्पना करें जिसे पहली बार सहजानुभूति होती है, तो ऐसा प्रतीत होगा कि उसे केवल वास्तविक सत्ता की ही सहजानुभूति हो सकती है, अर्थात उसे यथार्थ के अतिरिक्त और किसी भी वस्तु की सहजानुभूति नहीं हो सकती। किंतु यथार्थ का ज्ञान यथार्थ एवं अयथार्थ की प्रतिमाओं के भेद पर निर्भर करता है। इस भेद का अस्तित्व पहले पहल प्रकट नहीं होता। अतः यह सहजानुभूति वास्तव में यथार्थ और